जय हिंद। देखिए, एविएशन के सेक्टर में चाइना ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो अमेरिका और पूरे यूरोप का नींद उड़ा देगा। जिस एविएशन सेक्टर में जहाजें, पैसेंजर जहाज बनाने में अमेरिका की बोइंग कंपनी और यूरोप के एयरबस कंपनी का दबदबा था, उस दबदबे को लॉकडाउन कोरोना के बाद चाइना ने और रसिया ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। अभी चाइना ने अपना एक जहाज बनाया है जिसका नाम है कॉमेक, शॉर्टकट में C919। कॉमेक मतलब कॉमेक का सी ले लेता है, C919 है। ये जहाज अब अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पे जल चुका है। यहाँ पर अब एक एक करके समझते हैं कि चाइना के C919 और रसिया के MC21 किस तरह से एयरबस और बोइंग को टक्कर देंगे। और ये जरूरी भी है, इनकी मोनोपोली बहुत बढ़ गई थी अमेरिका और यूरोप वालों को। देखते हैं एक एक करके। ये अभी फिलहाल नैरो बॉडी में है। दो तरह के जहाज होते हैं, एक पतले बॉडी वाले को बोलते हैं नैरो बॉडी और चौड़े बॉडी वाले को बोलते हैं वाइड बॉडी। वाइड बॉडी में ज्यादा पैसेंजर होते हैं, नैरो बॉडी में कम होते हैं। अमूमन नैरो बॉडी में इधर 3 लोग बैठते हैं और इधर 3 लोग बैठते हैं। 3-3 का रो इधर हो जाता है। टोटल हम लोग देखेंगे तो एक लाइन में 6 होता है। यही वजह है कि अगर किसी को सीट दिया जाएगा तो सीट में ये होगा A B C D E और F और A जो होता है विंडो सीट होता है। तो एक का एक हो जाएगा। वैसे ही सीट नंबर 2 पे जाएंगे तो A B C D E और F हो जाएगा। A और F विंडो सीट हो जाता है इसमें। तो ये नैरो बॉडी में होता है। लेकिन अगर वाइड बॉडी की बात करेंगे तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन 3+3+3 का हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जो इकोनॉमी क्लास होता है उसमें पूरा खचाखच जनरल डिब्बा होता है। फिर प्रीमियम इकोनॉमी होता है, थोड़ा सा अच्छा होता है। सबसे अच्छा बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास होते हैं। तो वाइड बॉडी में कंफर्टेबल भी ज्यादा होता है, बड़ी भी होती है। तो चाइना ने जो अभी बनाया है वो नैरो बॉडी का है। इसका नाम है C919। इसकी पूरी तरह से ट्रायल ले लिए गए हैं, चाहे वो मौसम हो, कितने हाइट पे काम कर रहा है, कोहरे में काम कर रहा है कि नहीं, क्रूज कैसा कर रहा है, रनवे पे अगर बर्फ है तो कैसे लैंड कर रहा है, रनवे पे पानी लगा है तो कितना लैंडिंग कर रहा है, बैंक एंगल मतलब कितना झुक सकता है कोहरे में, और वर्टिकल टेक ऑफ कितना कर सकता है। पूरी रेगरस पूरी इसकी जब कंप्लीट जांच हो गई तो इसे डोमेस्टिक उड़ाया गया चाइना के अंदर ही। और डोमेस्टिक उड़ाने के बाद हर चीज देखा गया कि टेक ऑफ कितने जल्दी, कितने छोटे रनवे पे कर सकता है, लोड के साथ टेक ऑफ कितना कर सकता है, लैंडिंग के लिए नाइट लैंडिंग कैसी हो रही है, लैंडिंग कितने देर में हो सकती है, टर्निंग रेडियस कितना है। जब सब कंप्लीट हो गया तो चाइना ने इसको अपने डोमेस्टिक मार्केट से उतार के इंटरनेशनल ले गया। ये उसके कॉकपिट का है, ये जॉयस्टिक कंट्रोल है, यहाँ पे स्टिक कंट्रोल। बोइंग में जो होता है पूरी तरह से उसका एक हैंडल दे देता है। तो ये पूरा उसका कॉकपिट व्यू है। ये उसका केबिन है, केबिन बहुत चौड़ा है। अगर साइज में देखेंगे तो ये किसी भी देश के लिए बड़ा गर्व का विषय होता है। और यहीं पे 12 अगस्त इसी साल 12 अगस्त 2026 को इसे चाइना की राजधानी बीजिंग से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान करके मंगोलिया की राजधानी उड़ान बटोर तक भेजा गया है। जब उड़ान बटोर पर भेजा गया तो इस जहाज के पैसेंजर के साथ साथ इस जहाज का भी भव्य स्वागत हुआ। जब भी कोई जहाज कोई नए कीर्तिमान को हासिल करता है, या तो नए बार पहली बार एंट्री करे, या रिटायर हो, या पहला अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरे, तो उसे दोनों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ऐसे फुहारे का गेट बना देती हैं जिसे वाटर सैल्यूट कहते हैं। उसके बीच से ये जहाज निकल जाता है। तो ये उसका फर्स्ट इंटरनेशनल वाटर सैल्यूट मिला था। हालांकि इससे पहले ही साल से ये अपने चाइना में घरेलू उड़ान में ये सेवा दे रहा था। चाइना में ये 2023 से इंट्रोड्यूस हो चुका था, बट वो चाइना के अंदर था। अब ये इंटरनेशनल हो गया और इसके बाद पूरे दुनिया में इसका ये एक्सपोर्ट करेगा। जानते हैं चाइना किसी चीज को बना लेता है तो उसे सस्ता करने में चाइना सबसे आगे है। लेकिन अगर देखते हैं इसी के कंपटीटर की जो दुनिया में दबदबा है तो बोइंग कंपनी का, तो इसी मॉडल में बोइंग कंपनी जो 737 ले आती है वो 2017 में लाई थी। एयरबस A320 नियो जो आया था 2016 में आया था, और अभी 2025 में रसिया का MC21 आया है। ये इसके कंपटीटर हैं। इन दोनों का मार्केट में दबदबा है। अभी दुनिया में यही दोनों चलते हैं सब। आज अगर आप बोइंग या एयरबस से कहिएगा हमको 50 तो जहाज चाहिए तो कहेगा कि 2035 तक देंगे हम आपको। अभी इनसो का 10 साल तक का ऑर्डर बुक है। सोचिए इनसो का कितनी मोनोपोली होगी यहाँ पे। इसी को तोड़ने के लिए लाया गया है। इसमें इंजन जो है वो 2 इंजन लगाए गए हैं। जेट इंजन बनाना बहुत टफ होता है। जैसे सेफ्रॉन बनाती है, रोल्स रॉय बनाती है, पैट एंड विटनी बनाती है, बोइंग बनाती है अपना। तो अलग अलग कुछ कंपनी है जो इंजन बनाती है। इन जहाजों में जो चाइना ने अभी अपना C919 बनाया है उसमें 2 इंजन है, 2 जेट इंजन है। जेट इंजन के बारे में कहा जाता है कि परमाणु बम बनाना आसान है, जेट इंजन बनाना बहुत मुश्किल है। यही रीजन है कि हम लोग आज तक तेजस जहाज के लिए अभी तक इंजन नहीं बना पाए हैं पूरी तरह से। कावेरी इंजन अभी अंडर ट्रायल है, पूरी तरह से इफिशिएंट वो भी नहीं हो पाया है। और हमारा जो लड़ाकू जहाज है M का, अभी भी उसके लिए इंजन देखिए जनरल इलेक्ट्रिक ने इसके इंजन देने के लिए अभी भी डिले कर दिया है। तो इसमें जो इंजन लगाया गया है वो 2 इंजन लगाया गया है। बोइंग जो इंजन यूज करती है उसका जो थ्रस्ट क्षमता है, जो ढकेलने की क्षमता है, वो 130 किलो न्यूटन है। वहीं
एयरबस का है 143 किलो न्यूटन है, और जो चाइना ने बनाया है C91 उसका 137 किलो न्यूटन है, और रसिया वाले का भी 137 किलो न्यूटन है। तो अगर आप देखेंगे इंजन क्षमता में तो बोइंग से तो ज्यादा ही है चाइना वाले C91 का और रसिया वाले का भी। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा किसका है तो वो एयरबस का है। तो इसमें इंजन के मामले में एयरबस यहाँ एज लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर आपको नहीं दिखेगा। इंजन क्षमता की वजह से पेलोड क्षमता बढ़ जाती है। पेलोड मतलब कितना कार्गो उसमें लोड किया जा सकता है और उस कार्गो को लेकर ये कितना आराम से टेक ऑफ कर सकती है, इसी को पेलोड क्षमता कहते हैं। बोइंग की पेलोड क्षमता 20 टन है, एयरबस का भी 20 टन है, और चाइना ने जो बनाया उसका भी 20 टन है। तो देख रहे हैं चाइना कितने पास पहुंच चुका है। हालांकि रसिया ने जो MC-21 बनाया उसकी क्षमता 22 टन है पेलोड क्षमता। अगर हम इसकी देखेंगे क्रूजिंग एल्टीट्यूड उसे बोलते हैं जितनी मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है। तो क्रूजिंग एल्टीट्यूड देख लेते हैं, और क्रूजिंग स्पीड कितनी स्पीड में ये उड़ सकता है। जब ये समताप मंडल में चला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में तो बहुत फास्ट उड़ता है वहां पर। तो क्रूजिंग एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई और स्पीड देखते हैं कि चारों जहाजों में क्या तुलना है। अगर क्रूजिंग एल्टीट्यूड देखेंगे तो बोइंग सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है 41,000 फीट पर, और एयरबस जो जा सकता है वो 40,000, और ये जो जा सकते हैं ये 39, और ये भी चाइना वाला C91 जो है ये 39,000 जा सकता है फीट पर, ये भी 39,000। तो देखेंगे लगभग 1,000-2,000 फीट का ही अंतर है। इस मामले में बोइंग आगे निकल जाता है। और इसके स्पीड देखेंगे किसकी कितनी स्पीड है, तो बोइंग की जो स्पीड है 850 है, और एयरबस की है 820 है। तो बहुत का डिफरेंस नहीं आ रहा है स्पीड में भी। और अगर चाइना वाला का देखेंगे तो इसका 830 है, और रशिया जो बनाया MC-21 उसका 870 है। तो स्पीड के मामले में थोड़ा एज मिलता हुआ रशिया वाले को दिख रहा है, लेकिन बहुत का डिफरेंस स्पीड में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये स्पीड डिपेंड करता है हवा का स्पीड कैसा है, मौसम कैसा है, तो ये सब टेम्परेचर कैसा है, तो उस पर भी कई बार होता है। कई बार मौसम ही ऐसा नहीं है कि आप अपने फुल स्पीड पे जा सकते हैं, तो जहाजों में थोड़ा बहुत इतना स्पीड मैनेज हो सकता है। उसके बाद विंड डायरेक्शन भी मायने रखते हैं। तो आप देखिए कितना करीब आ चुके हैं सब रशिया और चाइना इन दोनों को टक्कर देने में, और इन दोनों के हादसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए लोग बहुत जल्दी इस पे भी शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे लिए भी अच्छा है। इसके अलावा जहाजों में ये डिपेंड करता है कितना फ्यूल आप भर सकते हैं। जितना फ्यूल भर लेंगे एक बार में उतना ज्यादा दूरी पर जा सकते हैं। जहाजों में जो फ्यूल भरे जाते हैं वो इसके विंग्स पे भरे जाते हैं, इसलिए विंग्स पे भरे जाते हैं ताकि विंग्स भी भारी हो और वेट मेंटेन करके, वरना पैसेंजर केवल बीच में रहते हैं और विंग्स हल्का होगा तो जहाज ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए जहाज को बैलेंस रहने के लिए इसमें फ्यूल भरा होना चाहिए। जहाजों में जो भरा जाता है वो जेट फ्यूल होता है। जेट एविएशन फ्यूल जो होता है वो टाइप A1 और B टाइप के अलग अलग होते हैं। इसमें ज्यादातर केरोसिन ऑयल यूज होता है, हालांकि उसमें अन्य कई केमिकल मिलाए जाते हैं। फ्यूल में दो प्रमुख केमिकल मिलाए जाते हैं, एक जो इसे जमने नहीं देता है, एंटी फ्रीजिंग के रूप में इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं। दूसरा कुछ लुब्रिकेशन भी मिलाते हैं, ऐसा लुब्रिकेशन जो फ्यूल के साथ जल भी जाए और लुब्रिकेंट भी हो सके यहाँ पर, तो इसमें जल मिलाया जाता है, जेट फ्यूल को मिलाते हैं। ये फ्यूल को हम लोग दो तरीके से भर सकते हैं। जो एयरपोर्ट मॉडर्न है उसमें अंदर से पाइपलाइन लगी होती है, एक ट्रक आती है, इस ट्रक में केवल मोटर होता है, वो यहां से पाइप जोड़ती है, इससे विंग्स में भर देती है। और नहीं तो कुछ ऐसे छोटे एयरपोर्ट होते हैं जहां इतना एडवांस फैसिलिटी नहीं है, तो जेट के बगल में एक फ्यूल टैंक आके खड़ा हो जाता है, इसमें से पाइप निकाल के इसके विंग्स में भर दिया जाता है। हालांकि दिल्ली मुंबई के बड़े एयरपोर्ट हैं, अगर वहां पे अगर ये लगी रहेगी तो वहां पे डायरेक्ट भर लेते हैं। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है, अगर दिल्ली मुंबई में ही जहाज को अगर मेन बे पर खड़ा करने को जगह नहीं मिला, थोड़ा रिमोट बे पे खड़ी है, जहां जहाज खड़ी रहती है उसे बे कहते हैं, जहां पैसेंजर होते हैं उसे टर्मिनल कहेंगे। तो एप्रेन अगर मेन एप्रेन पे खड़ी है तब तो वो यहां से भर सकती है, नहीं तो ये फ्यूल ट्रक ही जाता है उसको भरने के लिए। तो देखते हैं इन चारों जहाजों में किसकी फ्यूल क्षमता कितनी ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं बोइंग की तो ये 26,000 लीटर फ्यूल ले जा सकता है, ये 27,000 फ्यूल ले जा सकता है, और चाइना का C91 24,000, रसिया का 24,000। यहां ये दो लोग थोड़ा पिछड़ जाते हैं क्योंकि 24,000 ही फ्लाइट है। हालांकि डोमेस्टिक फ्लाइट में देश के अंदर ही 15,000 से 10,000 लीटर फ्यूल एनफ होता है, क्योंकि देश के अंदर जो फ्लाइट होती है अमूमन 1500 से 2000 किलोमीटर की होती है, तो वहां के लिए ये फ्यूल एनफ है। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जितना ज्यादा फ्यूल रहेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। जैसे 24,000 लीटर फ्यूल से इंडिया से दुबई जा सकते हैं, तो ये सब चीजें ठीक है इंटरनेशनल के लिए, लेकिन इसमें एयरबस ज्यादा है। अब ये ऑब्वियस बात है, जिसके पास जितना फ्यूल होगा उसका रेंज भी ज्यादा होगा। बोइंग रेंज है 6,500 किलोमीटर जा सकती है, ये 6800 किलोमीटर जा सकती है, मतलब उससे ज्यादा जा सकती है। अब इन लोग के पास फ्यूल ही कम लीटर है तो थोड़ा इनका रेंज भी घटेगा।
करेगा, ये 5,500 किलोमीटर जा सकता है और ये 6,000 किलोमीटर जा सकता है, फिर भी 5,500 किलोमीटर समझते हैं आधा पृथ्वी घूम जाना है। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए परफेक्ट है, एक ही महाद्वीप में उड़ना है तो परफेक्ट है। तो ये इतना टक्कर दे रहे हैं इन लोगों को। अब यूरोप और अमेरिका का अभी तो सरदर्द बन चुका है। अब जहाजों के कुछ स्ट्रक्चरल को देख लेते हैं। जहाज का विंग्स कितना चौड़ा है ये डिपेंड करेगा ग्लाइड कितना अच्छा करेगा। जितना चौड़ा विंग्स रहेगा उतना अच्छा ग्लाइड करेगा। जो पक्षी ज्यादा ग्लाइड करता है, बाज, चील, उसका देखिएगा पंख चौड़ा रहता है। गौरैया कभी ग्लाइड नहीं कर पाएगी। अगर छोटा विंग है तो बार बार मारते रहना पड़ेगा, बड़ा है तो ग्लाइड अच्छे से हो जाएगा। तो विंग्स स्पैन उसे बोलते हैं। विंग स्पैन कितना ज्यादा चौड़ा है इसका विंग स्पैन, ये बहुत मायने रखता है किसी भी जहाज के लिए। जितना ज्यादा विंग स्पैन रहेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल माना जाता है। लेकिन एक खराबी है कि इसके लिए बड़े रनवे की जरूरत होती है। तो हम इन चारों जहाजों की तुलना करते हैं विंग स्पैन की। जैसे बोइंग का 115 फीट है और एयरबस का भी 115 फीट है और इनका 125 फीट है। ये ज्यादा लंबी चौड़ी है 138 फीट। देखिए ये चौड़ाई की वजह से एक दिक्कत भी आती है कि ज्यादातर एयरपोर्ट जो है वो बनाए गए हैं, उसका स्ट्रक्चर वो बोइंग और एयरबस के हिसाब से बनाया गया है। और अगर नया जहाज आता है तो चाइना कितना समझदार निकला, अच्छा खासा फिट किया है बस 15 फीट के अलावा। रसिया ने जो बनाया है ये थोड़ा ज्यादा बल्कि बनाया है विंग्स, तो इसको एयरपोर्ट पे ही थोड़े दूर के पार्किंग पे खड़ा करना पड़ता है। ओवरऑल विंग्स के मामले में भी ठीक है। अब हम लोग इसकी देखते हैं हाइट। हाइट जब भी देखी जाती है ना तो जमीन से पूरी टेल तक की हाइट देखी जाती है। इस जमीन से लेकर इस टेल तक की हाइट को देखी जाती है जहाजों की इस हाइट में। तो हाइट भी बहुत मायने रखता है। इसमें बोइंग की हाइट ज्यादा है। हालांकि ये जो जहाजों का टेल है ना यही जहाज को स्टेबल रखता है। इसमें से कोई भी स्टेबलाइजर टूटा, चाहे वर्टिकल स्टेबलाइजर टूटा चाहे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर टूटा, जहाज गिर जाएगा। यही जहाजों को ऊपर नीचे ले जाने और टर्निंग हेल्प करता है बहुत स्टेबिलिटी में। नाम ही है उसका स्टेबिलाइजर, मतलब जहाजों को स्टेबल रखता है। तो इसके जो हाइट है वो 40 फीट है, इसका 36 फीट, इसका 37, इसकी 39 फीट। तो आप देखेंगे इर्द गिर्द लेके हाइट भी कमोबेश ठीक ही है, कॉमन है इन दोनों की। अब जो सबसे मेन चीज आता है वो आता है जिसमें हम लोग बैठते हैं, फ्यूजलार्ज बोलते हैं, बीच वाला हिस्सा। ये जो बीच वाला हिस्सा कलर्ड है इसे फ्यूजलार्ज बोलते हैं, इसे विंग्स बोल देंगे। ये हो गया आपका स्टेबलाइजर, वर्टिकल स्टेबलाइजर, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। ये स्टेबल रखता है, ये उड़ने में मदद करता है, ये आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन मेन इंसान जो बैठता है इस फ्यूजलार्ज में बैठता है, एयरक्राफ्ट फ्यूजलार्ज। अब ये फ्यूजलार्ज बहुत हाई एल्युमिनियम ग्रेड और स्टील के, टाइटेनियम, अलग अलग मिक्स धातु के बने होते हैं। इसमें खास करके एल्युमिनियम के ड्यूरेलमीन का ज्यादा यूज होता है, इसलिए हवाई जहाज में पारा ले जाने नहीं दिया जाता है। एल्युमिनियम जो होता है पारा को गला देता है। तो ये अलग अलग डिजाइन से बनाए जाते हैं इसको। और रिंग टाइप का खोखला होता है बाहर से, जहां विंग्स के लिए है वो जगह छोड़ दिया जाता है, गेट के लिए जगह छोड़ देते हैं, फिर इसके ऊपर फाइबर और कार्बन कंपोजिट फाइबर लगा देते हैं। तो ये हो गया इसका फ्यूजलार्ज। फ्यूजलार्ज जितना लंबा होगा उतने ज्यादा लोग अटेंगे और फ्यूजलार्ज जितना चौड़ा होगा उतना केबिन कंफर्टेबल होगा। तो फ्यूजलार्ज की लंबाई और फ्यूजलार्ज की चौड़ाई इन दोनों की तुलना कर देते हैं। तो अगर फ्यूजलार्ज की लंबाई देखेंगे कि कितना लंबा फ्यूजलार्ज है, जितना लंबा होगा उतने ज्यादा लोग अटेंगे और जितना चौड़ा होगा उतने आराम से बैठेंगे लोग। तो पहले लंबाई देख लेते हैं, फिर चौड़ाई देखेंगे, फिर कितनी सीट होती है उसको देखेंगे। तो ये 127 फीट है और एयरबस यूरोप का 121 फीट है। चाइना ने जो बनाया 124 फीट, यानी थोड़ा उससे कंपेरेटिवली छोटा है। और इसमें लंबाई में सबसे लंबा है आपका, ये लंबा हो जाता है आपका रसिया का MC-21। अब लंबाई में भी ज्यादा होने की वजह से जब जहाजों को एयरपोर्ट पे खड़े करते हैं तो उसके पीछे जो टैक्सी वे होता है वहां टकरा ना जाए, इसलिए ऐसे जो साइड में थोड़ा बड़े होंगे उसे साइड में खड़ा करना पड़ता है। तो फ्यूजलार्ज की लंबाई में भी ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। हालांकि सबसे लंबा MC-21 है। रसिया वाला हमें इजीली मिल सकता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से। अब हम लोग केबिन की चौड़ाई देख लेते हैं। ये फ्यूजलार्ज जो है उसकी लंबाई के अलावा चौड़ाई देख लेते हैं। केबिन की जितनी ज्यादा चौड़ाई रहेगी ये फ्यूजलार्ज की चौड़ाई, उतना इजीली इंसान इसमें बैठ सकता है। नहीं तो अगर पतला रहेगा तो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो केबिन की चौड़ाई अगर हम तुलना करते हैं तो इस मामले में सबसे ज्यादा चौड़ाई है। अगर आप देखेंगे तो बोइंग का 11.5 फीट चौड़ा है। एयरबस और चाइना ने जो बनाया है MC-919, इन दोनों की चौड़ाई 12.5 फीट सेम है। लेकिन सबसे कंफर्टेबल जहाज होगा वो रसिया का MC-21 होगा। ये 13.5 फीट है। इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बाकियों की तुलना में 1 फीट एक्स्ट्रा चौड़ा है। इतना ज्यादा एक्स्ट्रा चौड़ा होने के थोड़ा सबको अगर जगह दे दिया जाए तो काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। तो लंबाई और कंफर्टेबल के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि चाइना ने जो बनाया है वो एग्जिस्टिंग के हिसाब से एकदम हूबहू मैच कर रहा है। अब
हम देखते हैं सीट, तो देखिए जहाजों में एक बार में आप ये नहीं कह सकते हैं कि कितने सीट होते हैं, क्योंकि जहाजों में सीटिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बड़ा अलग अलग होता है। किसी भी जहाज के एयरलाइन सीट में ये डिपेंड करेगा आपने उसमें बिजनेस क्लास कितने सीट दिए हैं। बिजनेस क्लास सीट जो होते हैं काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, उसमें सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, रिक्लाइन हो सकता है, उसमें खाना पीना एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये 3-4 सीट के बराबर अकेले मार लेता है। इसके अलावा फर्स्ट क्लास सीट, ये तो सबसे महंगा होता है, इसमें दरवाजा लगा के अपना रूम बना सकते हैं, तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट में होते हैं, सारे फ्लाइट में होते नहीं है। और सबसे सस्ता होता है इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास में चुपचाप ऐसे ट्रेन के जनरल डिब्बा ऐसा बैठा देगा, 3 गो इधर 3 गो इधर, ठीक है। और उसमें भी इंडिगो जैसी फ्लाइट है तो खाना पीना भी नहीं देते हैं सब। अच्छा, ज़्यादातर जो इकोनॉमी क्लास है उसमें खाना नहीं मिलता है, और कुछ कुछ में खाना मिलता है, लेकिन इससे अच्छा खाना होता है इकोनॉमी से, थोड़ा अच्छा होता है प्रीमियम इकोनॉमी, और सबसे अच्छा होता है बिजनेस क्लास। और बिजनेस क्लास से भी जबरदस्त होता है फर्स्ट क्लास, इसमें तो सो के जाइए, फ्रिज कूलर सब दे देगा, शावर वगैरह सब देगा नहाने के लिए। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर सीटें डिसाइड होती हैं। सबसे ज़्यादा सीट कब बनेगी, जब आप पूरे केबिन में इकोनॉमी क्लास जोड़ दीजिए, लेकिन अगर उसमें बिजनेस रखेंगे, फर्स्ट रखेंगे, तो थोड़ा सीटों की संख्या आगे पीछे हो सकती है। उसी आधार पर बोइंग में 150 से लेके 200 सीटें हो सकती हैं। 200 कब होगी, जब पूरी की पूरी इकोनॉमी रख दे। 150 कब होगी, जब इकोनॉमी या फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी के साथ साथ प्रीमियम इकोनॉमी ये सबको जोड़ा जाए बिजनेस क्लास को। उसी तरह एयरबस में भी 150 से लेके 194, यानी इन दोनों की सीटिंग कैपेसिटी लगभग सेम है, और लगभग जो चाइना ने बनाया उसका भी कैपेसिटी सेम है, क्योंकि फ्यूजलाज की लंबाई चाइना वाले की और बोइंग एयरबस की सेम है। लेकिन रसिया ने जो बनाया है उसकी फ्यूजलाज की लंबाई ही चौड़ी है, बहुत ज़्यादा लंबा भी है, चौड़ा भी है। तो इसमें अगर हम बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास जोड़ेंगे तो 163 सीट निकलेगा, और अगर केवल इकोनॉमी क्लास जोड़ दे तो 211 सीटें निकल जाएंगी। तो सीटिंग कैपेसिटी के मामले में रसिया वाला भी अच्छा है। हम बार बार रसिया वाले पे क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि यूरोप और अमेरिका वाले पे हमारा तो दबदबा चलेगा नहीं, वो सब बहुत मनबड़ है। हालांकि चाइना तो हमारा प्रतिद्वंदी है, रसिया से हमें इसकी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों मिल सकता है। चाइना की ये जो उपलब्धि है ये किसी देश के लिए गर्व की बात है। चाइना ने अपना चीजें बना लिया। हमारे देश में अभी हम लोग एविएशन में बहुत पीछे हैं, तो देखिए ये चाइना के लिए कहिए, ये उसके देश के लिए बहुत गर्व की बात है। हर देश को अपना गर्व होता होगा, हमारे भारत को भी ज़रूरत है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को रशिया वाले MC-21 जो हर मामले में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, इससे बात करके इंडिया में प्रोडक्शन लाना चाहिए। और अभी देखिए इंडिगो ने 450-500 जहाज़ों का ऑर्डर दिया है, बोइंग एयरबस ने, ये टाटा ने दिया है, हजारों जहाज़ों के ऑर्डर गए हैं, अरबों खरबों का बिजनेस है। सारा पैसा चला जाएगा अमेरिका में, अमेरिका वाले अमीर होंगे, फिर भारत को धमकाएंगे। भारत के पास ये सिस्टम होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन जब होगा तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि भारत ने अभी कुछ दिन पहले C295 एयरबस से डील किया था। ये मीडियम ट्रांसपोर्ट जहाज है मिलिट्री के लिए, ये कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी मल्टी रोल है, ट्रांसपोर्ट का काम कर सकता है। इसके ऊपर अगर एवॉक्स बांध दीजिए तो रडार का काम कर सकता है। इससे आप पैरासूट के ड्रॉपिंग करा दीजिए, दूसरे जहाज में फ्यूल भर दीजिए। तो ये बहुत क्षमता हुई थी। टाटा और एयरबस मिलकर इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग किए। ये भारत के लिए भी बड़ा अच्छा सिस्टम था। एक्चुअल में क्या होता है, जब किसी चीज़ की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जहाज में जो बड़ी कंपनी होती है वो मेन हिस्सा बनाती है, बाकी छोटे छोटे हिस्से ना लोकल मैन्युफैक्चरिंग से बनते हैं। लगभग एक जहाज को बनाने में इसमें 450 छोटी छोटी कंपनियां आई हैं, कुछ टायर बनाने के लिए, कुछ सीट बनाने के लिए, कुछ लेदर का काम, कुछ प्लास्टिक का काम, कुछ वायरिंग का काम, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी, लगभग 450 कंपनियों का एक इकोसिस्टम होता है। तो भारत ने एयरबस जो C295 बनाया है, इससे भारत मेक इन इंडिया के तहत उस इकोसिस्टम में घुस गया है। अब हम लोग को जहाज़ों का ये इकोसिस्टम पता चल गया है टाटा के साथ मिलकर। अब अगर हम लोग आगे बनाएंगे तो बहुत इजीली बना सकते हैं। अभी भारत ने 1 लाख करोड़ का टेंडर दिया है, 1 लाख करोड़ रुपया का टेंडर निकाला है, ठेका निकाला है भारत। उसके तहत मीडियम साइज के हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है पूरी दुनिया को। अब अगर हमारी कंपनी रहती तो आज कितना बेहतरीन डेवलप करती। तो अडानी को या फिर रिलायंस, महिंद्रा या फिर टाटा को ही ज्वाइंट वेंचर करके इस 1 लाख करोड़ वाले टेंडर के तहत भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। और ऐसे ऐसे दुनिया भर के जहाज जब भारत में बनेंगे तो काफी अच्छा होगा। ये जहाज जो होंगे हरकुलियस को रिप्लेस करेंगे। अभी हम लोग के पास AN-32 है, अभी एक काफ़ी क्रैश किया है इधर हालिया दिनों में, तो इसको रिप्लेस करने के लिए भारत सरकार ने ऐसा टेंडर निकाला है। अभी चीनी का रेट महंगा हुआ है तो कई वायरल वीडियोस वगैरह, हमारे पास एक आदमी लिंक भेजे कि ABP न्यूज़ पे दिखा रहा था कि आपने बहुत पहले बोल दिया था।
3 जून 2022 को ही जब एथेनॉल प्लांट आ रहा था तो हम बनाए थे कि चीनी का रेट बढ़ेगा, तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा, चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब ज्यादातर को भेज देंगे, चीनी के लिए नहीं बचेगा। भारत में महामारी हो, पूरा भयानक, कम महंगाई है भारत में, चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पर। अभी आप देखते चलिए, चीनी के साथ साथ गुड़ का भी रेट बढ़ेगा। और एथेनॉल प्लांट में जब गन्ना यूज हो रहा है तो गन्ना जब यूज हो रहा है तो गन्ने के साथ साथ मक्के का भी यूज होता है। तो मक्के का यूज होने से मक्का डायरेक्ट तो उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन मक्के से बनने वाले ये जितने ऐसे दुकानों में ऐसे झालर मोती टाइप के कुरकुरे उरकुरे ये सब नहीं, टकाटक फटाफट ये सब जो बेचते रहते हैं छोटे बच्चों को खाने के लिए, ये सब चीजों का भी रेट बढ़ेगा। लेकिन इनका रेट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनका रेट बढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है समझिए, किसी चीज का रेट नहीं बढ़ाया जाता है। श्रिंकफ्लेशन में हम लोग क्या करते हैं, बस उसकी क्वांटिटी घटा देते हैं। जैसे जो पहले बिस्किट 5 रुपए का आता था, 5 रुपए में अब उतना नहीं आएगा, फिर और कम किया जाएगा, फिर और कम किया जाएगा, फिर और कम किया जाएगा। तो इन सारी चीजों में बच्चे लोगों को महंगाई समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बिकेगा 10 रुपए में ही, लेकिन 10 रुपए में इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा घटा दी जाएगी। तो जब ऐसे घटाया जाता है तो उसको श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, और जब रेट बढ़ाया जाता है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो चीनी में जो हुआ है वो इन्फ्लेशन हुआ है, और इसकी चर्चा तो हम 3 जून 2022 से कह दिया था, से 4 साल पहले ही बताए थे। उस समय 4 साल पहले जब हम बोले थे ना, खूब सुना रहा था सब कि मास्टर साहब पगला गई लो, या इससे कैसे रेट बढ़ेगा। अभी समझ में आ रहा है, अभी श्रिंकफ्लेशन भी होने वाला है। तो ये सब चीजें की महंगाई वगैरह जो है, इसको बैलेंस करके पूरी ढंग से कराया जाएगा तो चीजें काफी बैलेंस हो जाएंगी। और रेलवे वाले बच्चे, आप लोग का रेलवे का बैच आने वाला है। साथ ही साथ जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं एनडीए का, एनडीओ का योद्धा बैच, और सीडीएस के साथ जो तैयारी करते हैं प्रतिष्ठा बैच, लेकिन जो बच्चे सीडीएस के साथ सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रहरी बैच रहेगा। यह बैच आप लोग के लिए बहुत हेल्प करेगा। और जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 10 सितंबर को बीपीएससी का बैच आ रहा है, और यूपीएससी का बैच 1 सितंबर को स्टार्ट हो जा रहा है। 1 सितंबर नीट जेई वाले जो इतने बच्चे हैं, इन लोग के लिए रिपीटर बैच जो है, ये बहुत जल्दी रिपीटर बैच आ जाएगा, जिससे कि जो बच्चों का एक आध नंबर से गड़बड़ हुआ था उनको दोबारा मौका मिल सके। यहाँ पर क्लैट का बैच, बिहार पुलिस का बैच और इकोनॉमिक्स फाउंडेशन बैच, ये भी रनिंग में है, ये भी आ जाएगा बहुत जल्दी। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।